चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। फिजिक्स का हम स्टार्ट करेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटी नेम आपने सुना होगा। ग्रेविटी एक फोर्स है जो अर्थ एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कोई भी ऑब्जेक्ट को। अगर आप एप्पल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो क्या होगा, एप्पल नीचे ही आएगा। ये न्यूटन ने देखा था, ऑब्जर्व किया था कि अगर मैं एप्पल फेंक रहा हूँ तो वो नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो हमने क्या है, कुछ इन्होंने फास्ट रिवीजन दी हुई है, मतलब प्रीवियस रिलेटेड भी है, अब वाला रिलेटेड भी है, मतलब बेसिक बेसिक जो आपको ध्यान आ जाए। ग्रेविटी क्या है, एक फोर्स है सबको पता है, विच ट्राइज टू पुल टू ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। वो क्या करता है, ट्राई करता है। पुल और पुश दो चीजें होती है, पुल करने की ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ, ठीक है, ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ वो क्या करता है, कोशिश करता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव करे। विच कीप अस ऑन द ग्राउंड। अब देखो हम है, हम चल रहे, तो हम हवा में क्यों नहीं है, हवा में क्यों नहीं चल रहे, हमारा जो फीट है वो हमेशा ग्राउंड में ही क्यों टच कर रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स एग्जिस्ट करता है कि हम धरती से जुड़े रहे। अब ग्रेविटी एक फोर्स है जिससे क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कहाँ होगा, ग्राउंड की तरफ होगा। स्पेस के अंदर पहली बात तो कोई ग्रेविटी है ही नहीं है, नो ग्रेविटेशन। एनीथिंग विच हैज मास ऑल्सो हैज अ पुल ड्यू टू द ग्रेविटेशन। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास है, जिसका वेट है, वो हमेशा खींचा ही जाएगा नीचे की तरफ, पुल होगा ही होगा। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन है क्या, उसने फोर्स लगाया है, इसीलिए। अब वो जरूरी नहीं है ग्रेविटेशन के कारण वो नीचे ही आए। अगर ग्रेविटी ऊपर की तरफ है तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, साइड की तरफ है तो कोई भी चीज साइड की तरफ जाएगी, है ना। तो ये सारा का सारा किसका खेल है, ग्रेविटी का खेल है। ग्रेविटेशन वही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर हमने। any object is under so many gravitational pull due to its surrounding object। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके आसपास काफी सारे ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब इधर से भी खिंचाव हो रहा है, इधर से भी, इधर से, क्यों, क्योंकि उसके आसपास सराउंडिंग ऑब्जेक्ट है। ग्रेविटेशनल पुल जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर होता है, जिसका मोर मास होता है, जिसका मोर वेट होता है, उसका आपका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज्यादा होता है। ग्रेविटी खींचती भी बहुत तेजी से, आपने देखा होगा अर्थ के बाहर जो आते हैं वो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, तो वो क्या होते हैं, अर्थ के सराउंडिंग में अगर एंटर कर जाते हैं तो एकदम से खिंचाव आता है ग्रेविटी के कारण, वो अर्थ पे जाके गिरते हैं। हिंदी में बोलते हैं ना धूमकेतु टाइप, शायद में भी कुछ ऐसा सा होता है वो। तो वो नीचे आके गिरते हैं एकदम से अर्थ के अंदर, और जब बहुत तेजी से आते हैं तो इनमें फायर हो जाता है। फायर क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आया, पहले एटमॉस्फेयर नहीं था। सोलर में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है आपका। तो जैसे ही अर्थ के सराउंडिंग में एंटर करता है तो एक फोर्स एग्जिस्ट करता है और स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो वो क्या करना शुरू हो जाता है, बर्न करना शुरू हो जाता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हैज मास पुल्स एवरी अदर मास टुवर्ड्स इट। यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी हो, बाहर है अंदर है, यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब सारा, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो, अब जैसे सपोज दो ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट है, अब ये दो जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक फोर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट है, मतलब उसको पता है इतनी डिस्टेंस में है, कोई ना कोई पुल हो ही रहा है उन दोनों के बीच में। मास पुल एवरी अदर मास टुवर्ड्स इट, खींचते हैं। जो पुल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। एक छोटा एक तगड़ा बंदा है, मतलब थोड़ा थिन सा है, कौन खींच पाएगा, तगड़ा वाला, स्ट्रोंगर वाला। तो इसी तरह वहां भी वही केस है। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास पुल कर रहा है, मास मतलब हैवी वाला पुल कर रहा है स्पेस के अंदर, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि उस ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो पुल कर सकते हैं ना, अदरवाइज तो स्पेस में तो कोई भी चीज चलेगी तो मूव करती रहेगी। ऑब्जेक्ट विद मास क्रिएट्स अ पुल इन अ स्पेस अराउंड इट। अगर आप अपने आस पास खींचता है कोई चीज है, वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड में खींच रहे हैं। ये क्या एक फोर्स है, और कुछ इससे क्या होता है, फोर्स से क्या हो रहा है, सोलर सिस्टम को टुगेदर रख रहा है, आपस में रख रहा है। तो एक फंडामेंटल फोर्स है ये नेचर में, बट ये वीक फोर्स है।
ठीक है, ये वीक फोर्स है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल पुल स्ट्रोंगर है, बट फोर्स जो है वो आपके पास क्या है? वीकर फोर्स। फंडामेंटल फोर्स जो है हमारे पास, वो किस फॉर्म में है? वीकर फोर्स में है। ये इंपॉर्टेंट रोल भी शो करता है पूरे यूनिवर्स में, कह सकते हो। गैलेक्सीज जो आपने नेम सुने हुए हैं उनको इकट्ठा रखता है, होल्ड करता है। गैलेक्सीज में काफी सारे स्टार्स इकट्ठे हैं ना, सुनो होगा। इट होल्ड्स टुगेदर ऑल गैलेक्सीज। वेट है, वेट। वेट हम बोल देते हैं, वेट मतलब कितना उसमें भार है। अब मैंने बोला है कि सपोज आप चीनी लेके आओ कोई भी, है ना, तो वैसे फिजिक्स का टर्म आ जाएगी, इसमें फिजिक्स की टर्म लेके चलेंगे हम बाद में। ये जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ और ये आगे आएगा भी। वेट और मास में डिफरेंट, हम दोनों को सेम लेके चलते हैं इस टाइम। वेट भी वही है, मास भी वही है, कि उसका अंदर कितना है। बट ये बोथ आर डिफरेंट, बहुत डिफरेंट होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो किलोग्राम है वो वेट की यूनिट नहीं है। वेट को कभी भी किलोग्राम से मेजर नहीं करेंगे, वो यूनिट किसकी है? मास की। अगर मास बताना है तो वो किलोग्राम आएगा ही आएगा उसके पीछे। अर्थ पुल करता है स्ट्रांगली 6 टाइम्स मोर देन अ मून। मून से 6 गुना ज्यादा पुल कर सकता है अर्थ, क्योंकि उसमें ग्रेविटी है, ज्यादा है। Galileo did an important experiment on gravity by dropping two balls of different masses from the learning tower of Pisa to demonstrate that the time of descent was independent of their masses. गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, क्योंकि साइंटिस्ट कोई भी थ्योरी देने से पहले उसको प्रूफ करके उसको कोशिश करते हैं। कितनी कितनी बार एक्सपेरिमेंट होता है। तो ग्रेविटी चेक करने के लिए, ग्रेविटी देखने के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रेविटी। कैसे हुआ था? दो बॉल्स ले ली थी, उसको ड्रॉप कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था ऊपर से। अलग अलग मासेस की थी, एक भारी था एक कम था। कहाँ से छोड़ी थी? लर्निंग टावर ऑफ पीसा से। उससे देखना चाहता था कि जो उनका टाइम है वो क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है? मासिस से, मासिस के अकॉर्डिंग आ रहा है। किसके अकॉर्डिंग गिर रहे हैं? वो हल्की चीज पहले गिर रही है या भारी गिर रही है? न्यूटन सेड दैट closer the two objects are to each other, more the gravitational pull will affect them. न्यूटन ने क्या बोला? अब न्यूटन की थ्योरी आ गई। न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन तो हर जगह कह सकते हो। न्यूटन ने क्या बोला कि जितना ज्यादा क्लोज हो गए दो ऑब्जेक्ट आपस में, उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल अफेक्ट करेगा। क्लोजर द टू ऑब्जेक्ट आर टू ईच अदर, आपस में है अगर, मोर द ग्रेविटेशनल पुल विल इफेक्ट देम, उतना ही ज्यादा इफेक्ट करेगा। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग इन स्पेस की पिक्चर दिखाई हुई है, कितना फ्लोट कर रहे हैं वो। सोलर सिस्टम कैसे टुगेदर रहता है। एस्ट्रोनॉट मून पे, वो भी तो वहां पे पैर रख सकता है ना मून में, ये तो है नहीं कि उड़ता रहता है वो मून में जाके। इसीलिए उसने बोला कि 6 टाइम ज्यादा है किसमें? अर्थ में, एज कम्पेयर टू द मून। ये देखो बॉल्स गिराई है, ये रहा, ये रहा, टावर ऑफ पीसा से बॉल्स गिरा रहे हैं। ठीक है, ये तो था आपका फर्स्ट पेज। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मेन जो अब इस चैप्टर में स्टार्ट होगा, अभी बेसिक ही है। केप्लियर्स लॉ। केप्लियर लॉ भी इम्पोर्टेंट है। क्या है इसके पीछे? अब क्या स्टोरी थी? इस लॉ को न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। ये आगे आएगा, मतलब एक आपके पास बन जाएगा। ये आपको दिख रहा है रिलेशन, फोर्स जो है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर के। ठीक है, ये सारा अभी हम देखेंगे। अब इसकी स्टोरी क्या है आपकी? न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ की स्टोरी है, काफी टाइम पहले की बात बता रहा है, क्योंकि काफी टाइम पहले की थ्योरीज आई हैं ये। जो साइंटिस्ट थे या जिन्होंने ये देखा था कि जो अर्थ है आपका सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, उन्होंने कंसीडर किया था, लेके चले थे जो अर्थ है वो क्या है? सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। बट वहां पे ना एक और आ गया, पोलिश, पोलिश एस्ट्रोनॉट एक और आ गया, निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने सजेस्ट क्या किया था? सजेस्ट मतलब एक दूसरे को जैसे बता रहे, सजेस्ट कर रहे हैं कि जो अर्थ है और दूसरे प्लैनेट्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व मतलब चक्कर काटते हैं,
सर्कुलर ऑर्बिट में सन के अराउंड। जब उन्होंने स्टडी किया प्लैनेट्स और स्टार्स के मोशन के बारे में, तो जो जर्मन एस्ट्रोनॉमर था जोनस कैप्लर, कैप्लर लो के नेम से भी जाना जाता है ये प्लैनेटरी मोशन, क्योंकि प्लैनेट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, तो कैप्लर का एग्जाम्पल, इसीलिए कैप्लर ने अपने नेम पे ही क्या दे दिया था, लो आ दिया था, अपने नेम पे ही उसका लो जाना गया था। तो केपलर ने लो दे दिया, उसका नेम क्या था, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन प्लैनेट से रिलेटेड। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, अब यहाँ से लो आए, जो प्लैनेट होते हैं वो मूव करते हैं सर्कल में नहीं, एलिप्टिकल में, मतलब थोड़ा ऐसे ऑर्बिट सन के अराउंड। ठीक है, द प्लैनेट मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद द सन के साथ एज वन ऑफ फोकल पॉइंट ऑफ द एलिप्स। एक फोकल पॉइंट होगा हमारा एलिप्स पे, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, मूव कर रहे हैं। एक जैसे ले लो ना कि यहाँ से वो आएगा, कंप्लीट करेगा रोटेशन, इतने टाइम में करेगा। अब देखो ये एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही है बीच में। सेकंड जो लो था आपका, जो केपलर ने दिया था, वो क्या दिया था, जो लाइन ज्वाइन कर रही है सन और प्लैनेट को, वो कवर कर रही है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उतना ही पार्ट उतने ही टाइम में। ये दिया हुआ है केपलर ने लो। थर्ड वाला, थर्ड क्या था आपका, जो क्यूब है मीन डिस्टेंस का, आर इट इज फॉर डिस्टेंस, आर इट इज फॉर डिस्टेंस। ध्यान रखना, कई बारी फिजिक्स में डिस्टेंस एस यूज किया जाता है, कई बार आर हो गया। आपका केपलर ने क्या यूज किया था, मीन डिस्टेंस को बताने के लिए आर, तो इसका क्यूब मतलब आर क्यूब, आर की पावर 3। सन से वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट पीरियड, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट पीरियड, मतलब टाइम पीरियड। ऑर्बिट पीरियड मतलब कितना उसको लग रहा है, ऑर्बिट डिस्टेंस का क्यूब करना है, और टाइम पीरियड का कितना करना है, स्क्वायर करना है। अब देखो ये जो टी है आपका, ये तो इसके अपॉन में आ सकता है, तो यहाँ अगर अपॉन में आ गया तो इधर क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी जब हम हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है ना इक्वल्स टू डालने के लिए, तो कांस्टेंट लगा, ये चला गया डिवाइड, तो दैट मीन्स जो ये था इसका मतलब ये कांस्टेंट था। ये सब साइंटिस्ट जी की जिन्होंने थ्योरी दी थी उनकी सबकी फोटोज लगाई हुई है। न्यूटन ने क्या किया था, केपलर लॉ का ही यूज किया था गैस करने के लिए कि ग्रेविटी जो है किस तरह से इफेक्ट करती है, हाउ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बिकम्स वीकर देन डिस्टेंस। ग्रेविटी किस तरह से वीक हो जाती है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस बढ़ेगा कम होगा उसके अकॉर्डिंग। उन्होंने देखा जो मोशन है प्लैनेट का, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है सन, सन के अराउंड करते हैं ना, रिवॉल्व करते हैं सन, सन ये है आपका, और प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। ये तो है नहीं कभी प्लैनेट जो है फर्स्ट वाला वो उठ के यहाँ यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे रिवॉल्व करना शुरू कर देगा, यहाँ पे रिवॉल्व करना शुरू कर देगा, नहीं एक फिक्स है ना डिस्टेंस उनका कि इतना टाइम में इतना ही कवर करना है उन्होंने। तो दैट मीन्स सन क्या कर रहा है, एक तरह से मान के चल रहे सन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी वो अपनी तरफ खींच रहा है, अदरवाइज तो वो क्या करता, कभी कहीं उठ के चल जाता प्लेनेट, कभी किधर कभी किधर, क्योंकि सोलर सिस्टम है तो अब स्पेस, स्पेस में तो है ही नहीं कुछ ऐसा, तो मूव करता रहता हर जगह। तो उन्होंने देखा जो मोशन है प्लैनेट की, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा होगा, सन लगा रहा होगा उनपे। न्यूटन ने प्रूफ किया कि अट्रैक्शन हो रही है किनके बीच में, सन और प्लैनेट के बीच में। अब जो अट्रैक्शन हो रही है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब उन्होंने कैलकुलेट किया होगा वहां से आ गया होगा, जो फोर्स है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ मीन डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली, इनवर्सली मतलब ऐसे, एक न्यूमिनेटर है एक डिनोमिनेटर है। इस लॉ को बोला गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोला गया, इनवर्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ। स्क्वायर क्यों बोला, क्योंकि आर पे स्क्वायर आ रहा है, इनवर्स क्यों बोला, ऊपर नीचे है। न्यूटन ने यूज किया था क्या देने के लिए, अपना फेमस
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देने के लिए। तो न्यूटन ने किसकी सहायता ली, किसकी हेल्प ली, केपलर लॉ की। केपलर लॉ इंपॉर्टेंट है, केपलर के तीनों लॉ पता होने चाहिए। तीन लॉ क्या दिए थे, उससे रिलेशन निकला था, उसके बाद न्यूटन ने ये प्रूफ कर दिया था कि उससे ये आता है, और उससे उसने क्या दिया था, फेमस अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल दिया था। और इस लेयर जो आपका रिलेशन है उसको क्या बोलेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब एक एग्जांपल लेना है हमने स्टोन का। स्टोन drilled in a horizontal circle, suppose orbital velocity is v and the radius is r। जैसे होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि एक पर्सन जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है उसको, स्टोन को। इस तरह से कह सकते हो कि वो मूव कर रहा है, एक जो स्टोन है उसको बांध के वो सर्कल में मूव करेगा। आपको फिगर दी हुई है शायद, वेट, हाँ देखो नेक्स्ट पेज पे आपको फिगर दी हुई है सारी, ये वाली ये फिगर दी हुई है आपको। अब देखो यहाँ पे जो दिखाया गया है, इसने बोला क्या, अब उन्होंने एग्जाम्पल लिया है स्टोन का। स्टोन भी तो जो है बीच में जो हिला रहा है, जो पर्सन है मूव कर रहा है, वो अगर मान के चले, क्योंकि पीछे हमने अभी अभी प्रूफ किया है इनवर्स स्क्वायर लो, साइंटिस्ट ने उसी से एग्जाम्पल लिया होगा। तो बीच में सन की तरह एक्ट कर रहा है, और जो प्लैनेट है वो क्या है, जो आपका ये स्टोन है वो रिवॉल्व कर रहा है उसी पाथ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेट कर दिया है। तो ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया v, क्योंकि जब आप स्टोन को मूव कर रहे हो तो कोई ना कोई स्पीड से तो मूव होगा, और डिस्टेंस कितना होगा r। रेडियस, रेडियस लेके चलेंगे, डिस्टेंस नहीं, स्मॉल r इज डिस्टेंस, यहाँ पे रेडियस है, रेडियस ऑर्बिट की मूव कर रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस। फोर्स क्या होगा, फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ध्यान रखना है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। v का फॉर्मूला ये भी होता है 2πr डिवाइडेड बाय t। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, रिलेशन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर हम स्क्वायर कर देते हैं रिलेशन को, अगर स्क्वायर कर देते हैं रिलेशन को, हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर, देखो आपके पास 2π है वो कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय t था, 2π तो कांस्टेंट है, वैल्यू r और t की तो होगी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r डिवाइडेड बाय t। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज इट इज r का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय t का भी स्क्वायर, ये दिया हुआ है नीचे थर्ड वाली लाइन पे। अब अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं, r से डिवाइड कर दूं, अभी मैं बताऊंगी कि ऐसा हमने क्यों किया। इसको मैंने r से ही मल्टीप्लाई कर दिया और r से डिवाइड कर दिया, देखो ये बन गया r का क्यूब हो गया, r स्क्वायर था ऊपर, यहाँ पे r क्यूब हो गया, और नीचे 1/r आ गया। अभी आपने ऊपर ये रिलेशन पढ़ा है कि r क्यूब और t स्क्वायर क्या होता है। सो जब आपके पास ये रिलेशन आ गया, उससे आपने आर को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या बन गया, आर स्क्वायर का क्यूब बन गया और नीचे एक आर आ गया। अभी केपलर लॉ के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला, अगर आपके पास आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर होता है, क्यूब करते हो मीन डिस्टेंस का, डिवाइडेड बाय क्या करते हो, स्क्वायर करते हो ऑर्बिट पीरियड का, तो वो मेरे पास कांस्टेंट ही रहेगा। तो दैट मीन्स ये जो है ये तो कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स जो रिलेशन हुआ वो क्या हुआ, यही तो हुआ रिलेशन, एग्जैक्ट रिलेशन तो यही रहा। देखते हैं, हाँ जी, ये देखो यहाँ से ये आया रिलेशन। अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन लेके चले थे आप, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, एफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये था। हमने जो सेकंड इक्वेशन है, दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन है, उसका यूज करना है किसके अंदर, इसके अंदर फर्स्ट वाली इक्वेशन में। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, अब यूज कैसे होगा देखो। अब आपने वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या देखी है, 1/r, इसकी जगह 1/r पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकलता है, ये किसने दिया था, ये दिया था न्यूटन सर ने, न्यूटन सर ने यही तो रिलेशन बोला था, ये देखो। तो ये जो थी हमने अभी डेरिवेशन
की या हमें प्रूफ किया, ये क्या था? एक एग्जाम्पल लेके चला जो हमें वो बता रहा है, और एग्जाम्पल से उसने बताया कि मैंने केपलर लॉ का यूज करके मैंने अपनी इक्वेशन निकाल ली जी। ये उसने यूज किया है, कुछ नहीं, 2 या 3 स्टेप है। तो जो स्टोन था वो मूव कर रहा था सर्कुलर पाथ में, एक स्पीड, पर्टिकुलर स्पीड थी उसकी, यूनिफॉर्म स्पीड थी। अब जो सर्कल होता है ना, सर्कल जैसे आपके पास स्क्वायर है सपोज, स्क्वायर जो है वो इस पॉइंट पे आके डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फिर इस पॉइंट पे कर रहा है, बट अगर मैं सर्कल की बात करूंगी वो मेरे पास हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो जो सर्कल होता है वो एवरी पॉइंट पे अपने मोशन में, हर एक पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। चेंज डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अगर आपने गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते हुए मुड़ना है, तो मुड़ते हुए ब्रेक लगाओगे, थोड़ा आराम से तो मोड़ोगे, तो मतलब डायरेक्शन और स्पीड तो चेंज होगी, वेलोसिटी तो चेंज होगी। इसका मतलब अब सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? एक्सेलरेटेड मोशन पे। एक्सेलरेटेड मोशन पे रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो ऐसा फोर्स जिसकी वजह से एक्सेलरेटेड मोशन कोज हो रहा है, एक्ट हो रहा है along the radius of circular path towards the center, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? सेंटर सिकिंग फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, तो इसने थोड़ा यहाँ पे डिटेल में बता दिया। जो सेंटर से लग रहा है आपका फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर में ही एग्जिस्ट हो रहा है मेनली फोर्स। क्योंकि अगर देखो सेंटर वाला जो पर्सन है वो तेज रोटेट करेगा तो तेज, आराम से करेगा तो आराम, वो उसी टाइम गिर जाएगा आराम से करेगा तो सेंटर सिकिंग है ना, कि उसी पे ध्यान है सारा का सारा, सेंटर पे, सेंटर पिटल फोर्स। जैसे मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, सी टाइड हो गया। अब उसके बाद देखो, जो मोशन है मून का अर्थ के अराउंड, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन प्रोवाइड करता है? जो अर्थ अट्रैक्शन दे रही है मून को, अर्थ अट्रैक्ट करती है मून को, तभी तो वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे ना। ये तो नहीं मून आज उठ के जुपिटर में चला जाएगा, कभी किसी में चला जाएगा, मार्स में चला जाएगा, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे ना हमें तो दिखेगा। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो सबको पता है। तो अर्थ अट्रैक्ट करती है मून को अपने सेंटर की तरफ, और जो मून है वो भी अट्रैक्ट करती है अर्थ को अपने सेंटर की तरफ, इक्वल फोर्स लगाती है। सी टाइड भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया? उसके बाद ग्रेविटेशन, ये हम फिर करेंगे नेक्स्ट। ओके।